सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि DU/SOL बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में है और अब उनके जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए। तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप DU/SOL की साइट से जो है ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सिलेबस क्या है सेकेंड सेमेस्टर का वो आपको पता ही होगा। ये 11 चैप्टर आपके जो हैं आने वाले हैं, तो आपको मैं चैप्टर वाइज, आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या इसी में आप टिक लगा सकते हैं अगर हार्ड कॉपी में अगर आपको मिल गया है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है एकाधिकार। ठीक है, तो एकाधिकार वाला जो चैप्टर है, देखिए इसका जो अर्थ और विशेषता है ये तो आप क्लास 11th और 12th में भी जो है पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ ही रखा है। आपको सबसे पहले एकाधिकार के प्रकार के अंदर, इसके अंदर कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार है वो है इसका एक तो छठा प्रकार, जिसको विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं, और एक है प्राकृतिक एकाधिकार। आपको इसके ये दोनों प्रकारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। इसको आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके ऊपर गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। और कोई सा भी प्रकार आपको नहीं पढ़ना, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ ये दोनों प्रकार पढ़ लीजिए, आपका काफ़ी है। आपको क्या करना है, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, AR MR, ठीक है, ये सब को छोड़ दीजिए, गोली मार दीजिए। आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, आपको बस ये क्वेश्चन पढ़ना है कि एकाधिकार बाजार का संतुलन। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एकाधिकार और एकाधिकारिक दो आपके पास मार्केट है, ठीक है, तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम किस तरीके से क्रिएट होता है, दोनों का सेम प्रोसेस है। ठीक है, एक आपको समझ में आ जाएगा, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। अल्पकाल और दीर्घकाल, इन दोनों टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से एकाधिकार बाजार के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, इसके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस घोल कर पी जानी है। फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है, या तो एकाधिकार में से आएगा या एकाधिकारिक, दोनों के अंदर सेम सिनेरियो होते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशंस होती हैं। डायग्राम बस दीर्घकाल का थोड़ा बहुत एक अलग बनेगा एकाधिकार और एकाधिकारिक में। इस टॉपिक को आप घोल के पी जाइए, क्या संतुलन की शर्त होती है, सारी की सारी वीडियोस के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। ये TR और TC विधि, MR और MC विधि कैसी होती है, ये अलग असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये आप घोल कर पी जाइए। और ये एकाधिकार बाजार के अंदर दीर्घकालीन संतुलन, ये डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपको आएगा। अगला जो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ये बताना है कि एकाधिकार के अंदर आखिर पूर्ति वक्र क्यों नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड है। इसके अंदर 3 टॉपिक है, एक तो ये, ठीक है, मोनोपोली पावर जो है, मोनोपोली पावर आप छोड़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। जैसे देखेंगे नेचुरल मोनोपोली, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है, नेचुरल मोनोपोली, तो इसके बारे में इसका जो डायग्राम और इसका ये जो अर्थ है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत बार इस पर शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, और विभेदात्मक जो है वो तो भी आगे आएगा। ये एंटी ट्रस्ट लॉ ये सब छोड़ सकते हैं आप, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं आने का। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले एकाधिकार का अर्थ और विशेषता, वो तो कक्षा 11वीं 12वीं वाला ही है, वो तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। आपको इसमें ये पढ़ना है अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर, अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर किस तरीके से इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, और नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, विभेदात्मक तो अभी आगे भी आ जाएगा, नेचुरल मोनोपोली यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और आखिर इस बाजार के अंदर पूर्ति वक्र क्यों नहीं होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मोनोपोली पावर आप पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रस्ट वगैरह लॉ, ये जो सारी चीज़ें थी ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, मोनोपोली पावर पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, एकाधिकार शक्ति, लर्नर कम आप। अब आती है चैप्टर नंबर 2 की बात। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये तो आप घोल के पी जाइएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके अंदर सबसे पहला और सबसे हॉट टॉपिक जो है वो है महाभार की हानि, सामाजिक लागत, डेड वेट लॉस जो है वो किसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वीडियोस के ऊपर बनी हुई है, ये आप घोल कर पी जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है,
उसके बाद ये सब कक्षा 11वीं की चीज़ें हैं, ये तो आपको रफली आइडिया है, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डेड वेट लॉस बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट्स टॉपिक है वो है कीमत विभेद। गाइज एक फिक्स क्वेश्चन करना है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर 3 तरीके की श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। पहली होती है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ये जो 3 तरीके की डिग्रियाँ हैं जो कि पीयू ने बताई हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, गारंटीड क्वेश्चन है थर्ड डिग्री का। थर्ड डिग्री आपको तीनों पता होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है और कैसे फर्स्ट डिग्री के अंदर कैसे क्या डायग्राम होता है, किस चीज़ को फर्स्ट डिग्री कहते हैं। सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है। थर्ड डिग्री जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हॉट से, तो इसको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और कैसे यहाँ पे कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है, तो और ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, सारी की सारी वीडियोस इसकी अवेलेबल है। तो आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉट्स टॉपिक है डेड वेट लॉस, एक तो आपको ये पढ़ना है महाभार की हानि सामाजिक लागत, और दूसरा आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है क्या कहते हैं विभेदात्मक की श्रेणियाँ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। और थर्ड डिग्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कैसे उसमें आउटपुट का निर्धारण होता है ये, ठीक है, वो थर्ड डिग्री का ही है, क्योंकि वहाँ पे मांग की लोच के आधार पर किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन ये देख रहे हैं आप, ये यही एग्जाम में आने गारंटीड है। महाभार की हानि विभेदात्मक एकाधिकार के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कुछ नहीं पढ़ना, और कैसे यहाँ पे निर्धारण होता है। बाकी ये जो एकाधिकार बाजार क्या होता है, इसकी विशेषताएं, इसके साथ पूर्ण प्रतियोगिता व्यंजन, बेसिक चीज़ें क्लास 11th में पढ़ी होगी। एकाधिकारिक मोनोपोलिस्टिक की अगर बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अर्थ और विशेषताएं मैं पहले कह रहा हूँ, कक्षा 11वीं 12वीं की चीज़ें तो आप पढ़ी लोगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। मेरी सारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, ये तो वहाँ से आप पढ़ ही लेंगे। यहाँ से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ना है, इसके अंदर भी सेम टॉपिक है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण। तो एकाधिकार का जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपका पूरा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा। अल्पकाल और दीर्घकाल में कैसे निर्धारण होता है, सेम डायग्राम है सब कुछ, अल्पकाल का भी, बस दीर्घकाल का यहाँ थोड़ा सा अलग बनता है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम, ठीक है। क्योंकि एकाधिकार के अंदर जो एकाधिकार वाला होता है वो असामान्य लाभ कमाता है, ये सामान्य लाभ कमाता है, बस इतना फ़र्क है। तो इन डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, या तो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक दोनों में से एक गारंटीड है एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और आपको इस चैप्टर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉट्स टॉपिक है, आप भाई ये समझ लीजिए कोई से भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये टॉपिक आप घोल के पी जाइएगा, इस चैप्टर में से यही आना है और कुछ भी इसमें से नहीं आना है। जैसे कि इस चैप्टर से एक्सेस कैपेसिटी का आ जाता है, और मैंने बोला अल्पकाल और दीर्घकाल का तो सेम डायग्राम है, तो मोनोपोली से जो है मोनोपोली से आ जाता है अल्पकाल और दीर्घकाल का। तो ये आप घोल के पी जाइएगा, एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, ये गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स एग्जाम में आना ही आना है। और रही बात अंतर की, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी, इन तीनों में क्या अंतर होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आपको तीनों बाज़ारों के बारे में जब पता होगा आप बहुत ईजिली इसमें अंतर लिख सकते हैं। महाभार की हानि, एक्सेस कैपेसिटी, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, ये 3-4 ऐसे टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हॉट्स क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका स्कोरिंग चैप्टर है। आपको इस चैप्टर के अंदर से क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात रही बात ओलिगोपोली का अर्थ और विशेषताएं, तो वही आपने वीएसटी अर्थशास्त्र के अंदर पहले पढ़ा होगा, तो रफली आइडिया ले लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। आपको इसके अंदर जो सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसके अंदर केवल एक टॉपिक जिसका नाम है अल्पाधिकार बाजार के मॉडल। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर से जो आना है वो यही आना है और कुछ भी नहीं आना है। इसके अंदर बेसिकली 3 तरीके के मॉडल हैं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है कॉर्नट का मॉडल, दूसरा जो मॉडल है वो है स्टैकलबर्ग का मॉडल, और तीसरा जो मॉडल है वो है आपका किंग डिमांड कर्व, सुइजी का किंग डिमांड कर्व। ये तीनों मॉडल विद डायग्राम आपको घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इन तीनों में से एक डायग्राम ज़रूर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ओपीईसी कार्टेल के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों मॉडल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और ओपीईसी कार्टेल ये क्या होता है,
ठीक है, और ये क्या है, इसके प्रभाव, इसकी सफलताएं विफलताएं जो भी है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पर हो सकेगा तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और इससे हमें क्या सीख मिलती है। ये कार्टेल वाले चैप्टर का है, ये वैसे टॉपिक है, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, ये जो अगला आएगा वहाँ पे है। आपको फ़िलहाल इसमें से आप बस इसमें से तीनों मॉडल पढ़ लीजिएगा बस, और आपको कुछ नहीं करना। अब आते हैं इसके और दूसरे मॉडल, ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर आता है अल्पाधिकार में कार्टेल का मॉडल, ठीक है। कार्टेल मॉडल जो है वो दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। पहला जो होता है ये होता है सेंट्रलाइज्ड कार्टेल, और दूसरा जो होता है वो होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो ये दोनों कार्टेल क्या होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें दो टॉपिक हैं, एक है कार्टेल और दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस सेंट्रलाइज और मार्केट शेयरिंग क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्राइस लीडरशिप मॉडल। देखो तीन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहला जो टॉपिक है आपका वो है कॉर्नेट का मॉडल, स्टैकलबर्ग का मॉडल और किंग डिमांड कर्व। इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। और जो दूसरा जो मैं आपको टॉपिक बोल रहा हूँ वो है कार्टेल और प्राइस लीडरशिप। कार्टेल और प्राइस लीडरशिप में से एक क्वेश्चन आता है, दोनों नहीं आएंगे। तो प्राइस लीडरशिप क्या होती है, इसके अंदर तीन तरीके के प्राइस होते हैं। डोमिनेंट फर्म क्या होती है, बैरोमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप क्या होती है और कैसे यहाँ पे कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है। तो या तो कार्टेल में से क्वेश्चन आएगा या कीमत और उत्पादन में से, ठीक है। ये प्राइस लीडरशिप में से एग्रेसिव के अंदर कैसे होती है, ठीक है, बैरोमेट्रिक के अंदर कैसा होता है, एंड आपका ये जो है डोमिनेंट के अंदर कैसा होता है। तो ये आप सब कुछ आपको दे रखा है इंडिविजुअली सबका, ठीक है। डोमिनेंट के अंदर कैसा होता है, बैरोमेट्रिक के अंदर कैसा होता है, एग्रेसिव के अंदर कैसा होता है। तो दोनों में से एक ना एक आना ही आना है, गारंटीड क्वेश्चन है। चैप्टर 4 आप घोल के पी जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 ही आपको करना है। उसके बाद आता है भाई अगला फिक्स क्वेश्चन, ये तो आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। ये है आपका गेम थ्योरी। जी हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई गारंटीड है एग्ज़ाम में, फिक्स 100% फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो सम गेम जो है, कांस्टेंट गेम और ज़ीरो सम गेम जो है ये क्या होता है, इसकी क्या मान्यताएं होती हैं। नैश इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है। और अगला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई प्रिजोनर डायलामा, क्या होता है कैदियों की दुविधा। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस, आप इसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इसी को ही पढ़ लीजिए। जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 आपकी सबसे 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 ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है। आपको सबसे पहले यूनिट 4 को ही फोकस करना है। आप ये समझ लीजिए अगर आपने यूनिट 4 पढ़ लिया अच्छे से, तब से सारी चीज़ें पढ़ ली जो मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आपके समझ लो 2-3 क्वेश्चन तो यूनिट 4 में से ही आपके फंस जाएंगे। तो यूनिट 4 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका। अब आती है बात यूनिट 6 की। यूनिट 6 के अंदर जो है यह व्यवहार में उपभोक्ता और उत्पादक का सिद्धांत। ये जो यूनिट है, देखिए ये जो यूनिट है ना, अगर हम इसमें एक्चुअल में इसके अंदर अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 की, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फिक्स नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि पूर्ति के अंदर कैसे कैसे चेंज होता है। इसके अंदर 3 बड़े रीज़न है, एक है इनपुट में जब चेंज आता है, एक है टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है और एक है टैक्स। तो आप इसके अंदर जो 3 रीज़न है जिसकी वजह से लागतों में चेंज होता है और उससे चेंज आता है, तो इसके अंदर मैं तीनों में से कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा। लेकिन इसमें मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टैक्स का जो इफ़ेक्ट है, ये वाला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर जब इसमें चेंज आता है तो इससे कैसे लागतों में चेंज आता है और उससे कैसे पूर्ति प्रभावित होती है। 3 तरीके बताए गए हैं यहाँ, जब इनपुट में चेंज आता है, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है और जब प्रतियोगिता के अंदर जो है टैक्स के अंदर चेंज आता है, जब टैक्स लगता है। तो ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहें तो सिर्फ ये टैक्स वाला पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस पूरी की पूरी यूनिट को आप छोड़ सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूनिट, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन फिक्स नहीं है, एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद आता है यूनिट 6 छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है अध्याय 7, जैसे कि अध्याय 4 है, फिक्स क्वेश्चन है गारंटीड। ऐसे ही भाई
अध्याय 7 है, ये है बाजार असफलता। आपको अगर पास होना है ना, अगर आपको पास होना है, सिर्फ अध्याय 4 और अध्याय 7 और एक और बता दूंगा, आप वो पढ़ जाइएगा, पास हो जाएंगे, गारंटीड है इस बात का। ये चैप्टर जो है फिक्स क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना है मार्केट फेलियर क्या होता है, ठीक है, मार्केट फेलियर का मीनिंग पता होना चाहिए, और मार्केट फेलियर कैसे कैसे होता है, ठीक है। मार्केट फेलियर के सोर्सेज क्या होते हैं, 5-6 तरीके के सोर्सेज होते हैं मार्केट फेलियर के। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, पहला होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा होता है सार्वजनिक वस्तुएं, तीसरा जो होता है वो होता है बाह्यताएं, चौथा जो होता है सूचनाओं का अभाव, अपूर्ण सूचना भी इसको कहते हैं, ठीक है। और कई सारे इसके रीज़न होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शुरू के 4 रीज़न है ना, अपूर्ण सूचना, बाह्यताएं, सार्वजनिक वस्तुएं और अपूर्ण प्रतियोगिता, ये जो 4 रीज़न है, गारंटीड क्वेश्चन है इन्हीं 4 में से एक ना एक एग्जाम में आएगा कि बताइए कि आखिर कैसे अपूर्ण सूचना मार्केट फेलियर का रीज़न है, बताइए कैसे सार्वजनिक वस्तुएं बाजार मार्केट फेलियर का रीज़न है, बाह्यताएं किस क्या होती हैं, कैसे ये मार्केट फेलियर का रीज़न है, या अपूर्ण सूचना किस तरीके से मार्केट फेलियर का रीज़न है। ये जो 4 है, ये 4 तो आप घोल के पी जाइए, गारंटीड है एक क्वेश्चन मार्केट फेलियर का एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1 बाय 1 बताए गए हैं सारी की सारी चीज़ें कि ये अपूर्ण सूचना का मतलब जो है ये क्या होता है, ठीक है। फिर आपको दूसरा बताया गया होगा, पूरा घोल के पी जाना है ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, कैसे ये मार्केट फेलियर का रीज़न होती है, अपूर्ण सूचनाएं क्या होती हैं, ये सब आपको घोल के पी जाना है, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है सरकार के कार्य वगैरह और ये सरकार की पॉलिसी, ये नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ मार्केट फेलियर क्या होता है और उसके सोर्सेज जो हैं वो, ये कुछ नहीं पढ़ना, सरकार के कार्य वगैरह, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं, अपूर्ण सूचना का क्या मतलब होता है, और उसके अंदर डीप से पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शॉर्ट नोट आ जाते हैं इंडिविजुअली। बाह्यताएं क्या होती हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, अपूर्ण सूचनाएं क्या होती हैं, उसके अंदर नैतिक दबाव वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। ये चैप्टर आपको घोल के पी जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई, उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला चैप्टर नंबर से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 जो है ना, ये चैप्टर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में से। लेकिन जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझोगे, चैप्टर नंबर 8 को, तब तक आपको चैप्टर नंबर 9 जो है वो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो चैप्टर नंबर 9 से आना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझाया गया है इस चैप्टर के अंदर संसाधनों की मांग क्या होती है, संसाधनों की पूर्ति क्या होती है, कौन मांग करता है, कहाँ से पूर्ति होती है। तो ये चैप्टर नंबर 9 को समझने के लिए ये इसका बेस है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे फुल्ली थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आना है, पूरा थ्योरेटिकल आपको समझाया गया है कि क्या एमपीपी टीपी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, मार्जिनल वैल्यू वगैरह ये सब यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल समझाया गया है। लेकिन जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आपको आगे समझ नहीं आएगा चैप्टर नंबर 9, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीधा रट्टाफिकेशन पास होने लायक पढ़ना है, आप इस यूनिट को छोड़ सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है, आपको आ जाना है सीधा यूनिट 9 पे। यहाँ पे आपको मांग और संसाधनों की मांग और संसाधनों की पूर्ति के बारे में बताया गया है बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ से छोड़ देना है पूरा का पूरा, ये कुछ नहीं आपको पढ़ना। आपको आ जाना है यहाँ पे साधन आगतों के लिए बाजार। अब वो जो चैप्टर नंबर 8 है उसका यूज़ यहाँ चैप्टर नंबर 9 पे होगा, ठीक है। वो तो आपको केवल समझाने के लिए था। जब आपने समझ लिया मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, अब यहाँ पे आएगा कि इसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, जो फैक्टर्स होते हैं भूमि श्रम पूंजी उद्यम, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो उसके निर्धारण की 4 तरीके की स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। ये चारों में से गारंटीड है चारों में से गारंटीड है एक एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर क्या आना है, गारंटीड फिक्स जो घर से लिख के जाते हैं आप, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या होता है जो कि जेबी क्लार्क ने दिया था 19वीं शताब्दी में। आपको सबसे पहले ये समझना है कि भाई सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है, बस आप ये पढ़ जाइएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है। यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये देख रहे हैं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या,
सिर्फ 9.2 पढ़ना है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 पूरा छोड़ सकते हैं, बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो छोड़ दोगे तो आपको ये सब पेटा टर्म समझ नहीं आएगी। ये MRP, VMP, MPP है, ये सब क्या होते हैं वहाँ समझ नहीं आएगा। तो वहाँ आपको ये समझाया गया है कि ये सब टर्म्स क्या होती हैं। छोड़ने को छोड़ सकते हैं, रट्टा लगाना है सीधा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सिर्फ इसमें से इतना ही आना और कुछ नहीं आना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़नी है इसमें से, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पे एक ये पढ़ना है, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं, ये आप देख रहे हैं ये कर्व, इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो आपको ये देख रहे हैं, श्रम का बैकवर्ड बेंडिंग पूर्ति वक्र कहा जाता है। तो आपको ये टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है ऊपर से, दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर लेबर का सप्लाई कर्व जो है ये बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो बैकवर्ड बेंडिंग पढ़ना है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़नी है। तो जब आप इस पैराग्राफ से यहाँ से पढ़ेंगे, ये यहाँ से आप जब इसको पढ़ेंगे ना यहाँ से, तो ये पूरा आपको बताएगा कि पहले मज़दूर क्या चाहता है, फिर क्या चाहता है, आखिर क्यों ये बैकवर्ड बेंडिंग बन जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ने हैं भाई, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लीजिएगा। आलोचना अगर आ जाती है, ऐसे आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की आलोचना बताइए, तो आलोचना को सीमाएं कहते हैं, कमियां कहते हैं। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है उसके बारे में प्रॉपर अच्छे से उसकी आलोचना, और बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अगला जो है वो है इकोनॉमिक रेंट, इस पे शॉर्ट नोट आता है, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, गारंटीड है। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, तो 3 चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर से बताई है। इकोनॉमिक रेंट पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, जैसे ये देख रहे हो, आर्थिक लगान क्या होता है, शॉर्ट नोट इस पे आएगा। एंड बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्या होता है, और आखिर ये क्यों बैकवर्ड बेंडिंग होता है, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है इसके बारे में पूरा अच्छे से, और उसकी आलोचनाएं। गारंटीड क्वेश्चन है, आना ही आना है। 8वां छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप सीधा समझ लेना। अब आती है चैप्टर नंबर 10 पे, अध्याय 10। गारंटीड फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है। अध्याय 4, अध्याय 7 और अध्याय 10, ये एक हॉट्स जो है कह सकते हो यूनिट है, ठीक है। 10वीं और 11वीं दोनों ही फिक्स क्वेश्चन और बहुत ही छोटे हैं। इसके अंदर से आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर से आपको, इसमें एक तो है आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है, नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, हाँ जी, यहाँ पे जो है बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पे आपको जो है एक होता है, हाँ जी, ये पढ़ लेंगे आप सबसे पहले, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ये फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड एग्जाम में आना ही आना है। तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है जी, बहुत ही घोल के पी जाएंगे। फिक्स क्वेश्चन है, डेविड रिकार्डो ने ये दी थी कि ये क्या होती है, बस ये पढ़ लेना है और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय में गारंटीड है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसकी आलोचनाएं आपको जो है पढ़नी है, ठीक है, आलोचना जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आलोचना बहुत बारी आ जाती है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वही कह रहा हूँ कि बस उसका पढ़ने ना कंपैरेटिव थ्योरी। अब आ जाइए यहाँ पे, व्यापार की शर्तें, स्वतंत्र बाजार और संरक्षण, ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। आपको इस चैप्टर के अंदर से क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर के अंदर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे संरक्षण, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना है फिक्स यहाँ से पढ़ लीजिएगा। संरक्षण का मतलब क्या होता है, ये आर्थिक तर्क वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे कैसे संरक्षण दिया जाता है, ये नीचे आएगा भी, संरक्षण कैसे कैसे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ से आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क, ये सब अच्छे से पढ़ना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क, मतलब पक्ष में विपक्ष में उसका साथ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, तो ये एग्जाम में पूछेगा वो आपसे कि संरक्षण के तर्क में आर्थिक तर्क बताइए, गैर आर्थिक तर्क बताइए, और संरक्षण की विधियां, प्रोटेक्शन कैसे कैसे दिया जाता है, प्रशुल्क क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, गैर प्रशुल्क क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है,
सिर्फ आपको इस चैप्टर के अंदर संरक्षण का मतलब क्या होता है, आर्थिक और गैर आर्थिक और प्रशुल्कों की विधियाँ, बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम जो है हो जाएगा और आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना मैंने आपको बता दिया है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, बस इतना काफ़ी है। तो मैंने आपको जो बताया भाई, देखेंगे दोबारा से, जो सबसे हॉट से टॉपिक, हॉट से जो यूनिट है जो आप सबसे पहले आपको पढ़नी है, आप अध्याय यहाँ पे आप जो है अध्याय, अरे यार, अध्याय 4 जो है, अध्याय अध्याय 4 जो है, अरे यार नहीं मानेगा ये, अध्याय 4 जो है आपको सबसे पहली बात तो ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 4, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, अध्याय 4 आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले हॉट्स टॉपिक, हॉट्स यूनिट है सबसे ज़्यादा, 2-3 क्वेश्चन गारंटीड है, फंसने ही फंसने हैं। बाजार असफलता हॉट्स यूनिट है, फंसना ही फंसना है। और ये दोनों जो हैं हॉट्स यूनिट हैं, फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और इन दोनों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से तुलनात्मक लागत का सिद्धांत वो पढ़ना है आपको। और ये जो 11वां है, इसमें 11वें के अंदर मैंने आपको क्या बोला, इसका मतलब आर्थिक और गैर आर्थिक और संरक्षण का मतलब क्या होता है और संरक्षण की विधियाँ। सबसे पहले आप ये और ये, आप सबसे पहले इन 4 यूनिट को कवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी आपको नहीं पढ़ना, ये 4 यूनिट को आप कवर कर लीजिए। सबसे पहले आपका ये समझ लो, ये 4 यूनिट अगर आपने पढ़ लिए बहुत ही अच्छे से, तो आपका ये समझ लीजिए कि भाई 70% पेपर आपका हो जाएगा। और कौन कौन से मैं मना कर रहा हूँ जो आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 6ठा यूनिट छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ 8वां यूनिट छोड़ दीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन 8वां अगर नहीं समझोगे तो भाई 9वां समझ नहीं आएगा। 9वां आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एक तो ये पढ़ना है और बैकवर्ड बेंडिंग वाला, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतना आप पढ़ लीजिए। बाकी ये जो तीनों हैं, इसका अर्थ, विशेषताएं और दोनों में अंतर, और जो मैंने बताया डेड वेट लॉस, मोनोपोली पावर, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, एक्सेस कैपेसिटी, 4 मैंने यहाँ टॉपिक बताए हैं, 4 से 5 हॉट्स, इतना पढ़ लीजिए, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे इसके अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।